नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत का ग्रोथ इंजन क्या वैश्विक ट्रेंड को आगे ले जाने के लिए तैयार हो चुका है? और क्या यही वजह है कि जो ट्रंप खुद को ग्रोथ इंजन की ट्रेन से जोड़कर देख रहे थे वो अमेरिका बौखला गया है? और क्या 500% टैरिफ की धमकी भारत के ग्रोथ से पैदा हुआ ट्रंप फोबिया है? सवाल यह भी कि ट्रंप का यह दाव भारत, चीन और रूस की रणनीति को वैश्विक तौर पर क्या मजबूत करेगा? ब्रिक्स और RIC क्या ये गठबंधन और मजबूत होंगे और पेट्रो डॉलर के मुकाबले लोकल करेंसी को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि भारतीय बाजार क्या सिर्फ 500% टैरिफ की अफवाह के बीच में ब्लड बात कर रहा है? क्या भारत के सामने वैश्विक संकट पैदा हो गया है? और क्या इसी वजह से भारत चीन पर लगे कुछ प्रतिबंध को हटाने की तैयारी कर सकता है? आज आपके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्यों FII लगातार पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहा है? अगर 500% टैरिफ लागू हुआ तो क्या होगा? चीन के साथ वापस व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना भारत के भविष्य के लिए जरूरी है या फिर एक बड़ा खतरा है? और क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था की शतरंज पर भारत के चाल चलने की बारी है? क्या वाकई में वैश्विक शतरंज पर भारत की चाल का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है? क्योंकि जब अमेरिका ने 50% पेनल्टी और 25% पेनल्टी और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, भारत ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। भारत ने अन्य बाजारों के दरवाजों को ओपन किया और बताया कि हम अमेरिका पर निर्भर नहीं है, अमेरिका हम पर निर्भर हो सकता है। क्या वाकई में 500% टैरिफ की धमकी के बीच भारत जो अनुमान लगा रहा है कि 7.4 के ग्रोथ इंजन के साथ, GDP के साथ भारत अपनी विकास दर को आगे लेकर जाएगा, क्या उसके लिए नए दरवाजे खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है? या फिर रूस, भारत और चाइना यह गठबंधन और ज्यादा मुखर होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट सुनील गोयल जी, हमारे साथ प्रोफेसर ND माथुर जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, और गौरी शंकर गुप्ता जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत सुनील गोयल जी आपके साथ। ये जो ब्लड बात हो रहा है मार्केट में बीते 2 दिन से या कहिए बीते 4-5 दिन से, क्या ये सिर्फ 500% टैरिफ की अफवाह की वो इंपैक्ट है जो भारतीय बाजार से FII के साथ जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको बाहर कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। पिछले 2 दिन से जो मार्केट के सेंटिमेंट ख़राब हुए हैं उसमें ट्रंप साहब के जो बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान आए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मार्केट में जब पैनिक क्रिएट होता है तो सबसे पहले FIs अपना माल को बेचती हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 10-12 सालों में इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई है कि जहाँ पहले कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये महीने का SIP म्यूचुअल फंड में इकट्ठा होता था, आज वो कोटा बढ़ के 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये महीने का हो गया है वो। तो जितना भी FIs ने माल बेचा है, आप जब शाम को 6 बजे हमें डेटा मिलता है स्टॉक मार्केट से, तो FIs की पूरी सेलिंग को हमारे DIs बाई कर लेते हैं। तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात लोगों को नहीं है, लोगों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और आज बाजार में री इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, न कि एग्जिट करने का टाइम है। लेकिन सर, जिस तरीके से मार्केट में नुकसान हो रहा है, मान लीजिए कि DII आपको SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट तो गिर रहा है ना, निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है 1000-2000 पॉइंट और नीचे हो सकता है? देखिए, बाजार आने वाले टाइम में पैनिक का करेक्शन तो ले सकता है, लेकिन इंडिया की जो बेसिक जो कंपनी है सारी, वो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई कमी नहीं है। पिछले 1 साल पहले भी जब आपके यहाँ पहली बार हम आए थे ट्रम्प टैरिफ वॉर के ऊपर, तब भी यही बात कही थी कि जो भी इम्पोर्ट कंट्री करती है, जो इम्पोर्टेड कंट्री है, यहाँ US है, तो महंगाइयाँ उनके देश में बढ़ेगी, बेरोजगारी उनके देश में बढ़ेगी, व्यापार उनके यहाँ खत्म होगा। दूसरा, भारत का व्यापारी और इस वक्त जो भारत की राजनीतिक सत्ता है वो इतनी समझदार है कि उन्होंने बहुत सारे नए देशों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल ली हैं। पिछले 6 महीनों में कोई 50 से ऊपर देश ऐसे आ चुके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करना चाहते हैं, और उनमें से भारत से 8 के साथ हो भी चुका है, और काफी लोगों के साथ हो भी चुका है। और दूसरा, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था और आपके माध्यम से कहा भी था
कि जब भारत एक इतना स्ट्रॉन्ग यूपीआई नेटवर्क खड़ा कर सकता है तो उसको स्विफ्ट को बाईपास करना चाहिए, क्योंकि जब अमेरिका ने पिछली बार ये ट्रेड वॉर शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया। तो हमारे को अपने टूल्स डेवलप करने हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ठीक है प्रोफेसर एनडी माथुर जी, 7.4 सर, ये 2026 का अजम्पशन है जीडीपी को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य चल रहा है उसमें क्या भारत तटस्थ रहेगा, या जो इंपैक्ट आ रहा है चाहे वो चाइना की तरफ से चाहे वो अमेरिका की तरफ से, उससे जीडीपी कम हो सकती है? मुझे नहीं लगता, शुरू में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट जो है कम हो सकता है और बाजार पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो निर्यात विविधीकरण हमने जिसकी नीति बनाई है और स्ट्रेंथनिंग किया है डोमेस्टिक वैल्यू चेन को कर रही है सामने, और डिप्लोमेसी को मजबूत किया है, हाई वैल्यू सेक्टर्स आईटी जैसे, डिजिटल सर्विसेज जैसे, ग्रीन टेक्निक जैसे, और जो रिफॉर्म मोमेंटम हमने चलाया उसमें मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा जी, क्योंकि घरेलू मांग भारत में मजबूत है। सार्वजनिक विनियोग और जीएसटी एडजस्टमेंट से भी हमने सुधार किए हैं जी। देन सर्विसेज जो है वो बड़ी ड्राइवर के रूप में सामने आई है और नए बाजार भी हमने ढूंढे हैं, निर्यात बाजार यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से निर्यात का डायवर्जन हुआ है हमारा। ठीक है सर, एक और सवाल, क्योंकि बजट भी आने वाला है सर 1 फरवरी को। एनडी माथुर जी, 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, मानकर चलिए कि 500% जो टैरिफ का बात की जा रही है वो भारत पर इंपोज कर दिया जाए। अब इससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इससे इलेक्ट्रॉनिक है, इससे जेम्स एंड ज्वेलरी है, इससे रेडीमेड गारमेंट्स हैं जो अमूमन, और इसमें आप मान लीजिए सी फूड मान लीजिए जो हम अमेरिका को सप्लाई करें, तो क्या इस बजट में फ्यूचर को देखते हुए हम देख सकते हैं कि कोई सपोर्ट इन सेक्टर के लिए हो? डेफिनेटली बजट में, हालांकि 500% की बात तो आज अफवाह है, 500% कोई टैरिफ अभी लगा नहीं है जी, लेकिन वो 500% भी लगाते हैं तो हमारे पास उनके रास्ते हैं और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो शेयर एक्सपांडिंग इकोनॉमी है, शेयर शिफ्ट इकोनॉमी नहीं है जी। इसलिए यहाँ पर एक चीज की मांग बढ़ती है तो दूसरी की कम नहीं होती है और इससे मेरा मानना है कि ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। गौरी शंकर गुप्ता जी, क्या वाकई में हम इंटरनेशनली जो पॉलिसीज हैं उनको दोबारा नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि एक ऐसा फेज है जहां हम एक नई लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन जिसमें हमें अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी? इसके लिए हो सकता है कि अगले 6 महीने 1 साल भारत थोड़ा सा एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से लड़खड़ाता नजर आए, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चेन होगी जो किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं होगी बल्कि 100 कंट्रीज पर होगी और उतनों को ब्रेक डाउन करना असंभव होगा। विजेंद्र जी आपको नमस्कार। आप नमस्कार ठीक सर। कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ज्यादा आधारित है और एक्सपोर्ट जो है भारत की टोटल इकोनॉमी का 5-6% से ज्यादा नहीं है और उसमें अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो और भी कम है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पे करीब 0.5% से ज्यादा नहीं पड़ सकता अगर पूरे के पूरे एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं हुए तो भी। उसमें आप देखिए ये 500% की बात जो कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसके अंदर आप देखिएगा कि 2-3 ऐसे कमोडिटीज होंगी जिनके ऊपर 500% आ सकता है, बाकी और किसी चीज पे नहीं आएगा। अभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें जी, तो करीब $40 बिलियन के एक्सपोर्ट हमारे 50% ड्यूटी स्ट्रक्चर में आते हैं, बाकी सब फ्री हैं। क्योंकि अमेरिका में भी अगर वो फार्मास्यूटिकल के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे तो उनकी जो इन्फ्लेशन की रेट है और उनकी जो मेडिसिन की जो प्राइसेज है जी। वो गैलअप करेंगी, बहुत ऊपर चली जाएंगी। नहीं सर, ये तो मैं मानकर चल रहा हूं कि फार्मास्यूटिकल पर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो हमारी जेनरिक दवाइयों को कंपीट करने के लिए 500% इंपोज कर दे, लेकिन फिर भी सर वर्तमान स्थिति में अगर मैं गलत नहीं तो $44 अरब के आसपास का हम प्रॉफिट ट्रेड करते हैं उनके साथ और वो उसी घाटे का ट्रेड करते हैं। तो अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो इसकी भरपाई हम फिर कहां से करेंगे? देखिए, इसकी भरपाई होगी, एक तो हमारा यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है
और ईयू से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पे है। ऑस्ट्रेलिया से हो चुका है, यूएई जी। से हो चुका है और ओमान से हो चुका है, न्यूजीलैंड से फाइनल स्टेज में है। और भी ठीक। कुछ कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा होगा, तो वो एक्सपोर्ट्स उन कंट्रीज को जाएगा और हो सकता है वो इनडायरेक्टली अमेरिका को वहां से पहुंचे। ठीक। तो ये संभावना है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल फील्ड में, ज्वेलरी ठीक। फील्ड में, लेदर के फील्ड में और सी फूड के फील्ड में अफेक्ट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं सर है। एक और चीज आप ज्यादा लेकिन अच्छे वो से इसको इतना- वेरीफाई कर पाएंगे। मैं कई मीडिया साइट्स पर यह पढ़ रहा था कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो फाइनल हो चुकी है, बस इस बात का इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को फोन करें और कहें कि हम एग्री हैं। क्या ये सच है कि ऐसे हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हैं और भारत अगर फोन नहीं कर रहा है तो उसके मायने क्या है? अगर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कह रहे हैं तो फिर सच्चाई होगी इसमें कुछ। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी सोच रहे हो इस बारे में जी। कि वो उनसे बात कर लें। लेकिन देखिए ऐसा है, अब ट्रम्प बड़ा अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है। वो किस चीज को कैसे प्रोजेक्ट करता है बाद में उसका कहना बड़ा मुश्किल है। वो एक्स के ऊपर कुछ भी डाल देगा, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कहा, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जी, जाता है। ठीक बात है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो सोच समझ के ही या तो पर्सनल मीटिंग में रिजोल्व की जाए या फिर जी। फोन कॉल हो तो बड़ा सोच समझ के एक ऐसी भाषा यूज की जाए जिससे कि ठीक। उसको तोड़ मरोड़ के ठीक है सर, ये तो पेश सच नहीं है। किया वैश्विक जाए। स्तर पर ट्रंप साहब तो के लिए ये कहा बहुत जा बड़ी सकता है कि वो सिर्फ संभावना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से क्रेडिट एबिलिटी रखते हैं लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण पर क्रेडिबिलिटी नहीं रखते हैं, ये तो लगभग साफ है। लेकिन कर्नल देवानंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्योंकि वर्तमान स्थिति कुछ इस तरीके की, अब ईरान के अंदर भी विद्रोह है खमेनेई के खिलाफ, ट्रंप वहां भी धमकी दे रहे हैं, वेनेजुएला का हाल सबने देखा है, बांग्लादेश में जो चल रहा है इस वक्त सब जानते हैं। क्या भारत के लिए इस वक्त चाइना से नजदीकी और जिसे मैं RIC कहता हूं वो वैश्विक स्तर पर इस वक्त की जरूरत है? और क्या ट्रंप ने इस पूरी वैश्विक टेबल को पूरे तरीके से झंझोड़ दिया है, अब उसको रीसेट करने की तैयारी है? जी विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ट्रंप साहब ने पिछले कुछ दिनों के अंदर हरकतें की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, सबसे पहले आपने बताया वेनेजुएला का एग्जाम्पल, और आज जैसे बता रहे हैं कि आज की रात ईरान के लिए बहुत एक अहम रात होगी जिस प्रकार से ऑपरेशंस की तैयारी चल रही है। तो देखिए ट्रंप साहब ने जो किया है वो मैं ये मानता हूँ मेरे नज़रिए से वो है कि ये रूस को संकेत है। अगर आपको पता हो सीरिया से बाहर रूस को कर दिया, अभी वेनेजुएला से बाहर रूस और चीन दोनों को कर दिया, ईरान भी रूस और चाइना का है। तो जहाँ तक ये पूरी इसकी गतिविधि है मैं सोचता हूँ एक रणनीति के अंतर्गत कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये तो ट्रंप ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे बोल रहे हैं। और ये इनको रूस और चाइना को बाहर करने के लिए अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है। यहाँ दो बात निकल करके आती हैं। पहली बात है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, वो उसका करने का कारण ये है कि इसमें देखिए जहाँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई है और चीन और ताइवान की लड़ाई है, अभी अमेरिका दोनों के अंदर डायरेक्टली दखल नहीं कर रहा, उनको दूरी रख रहा है, वो अपने टारगेट पूरे कर रहा है। टारगेट के अंदर दो मुख्य बिंदु, पहला है कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट। हम सब जानते हैं वेनेजुएला में किस प्रकार से दुनिया का 20% भंडार है, करीब 330 बिलियन डॉलर बैरल तेल है वहाँ पर। तो वो तेल पर उसने कब्जा कर लिया और बिल्कुल सरेआम कहा है। अब ये क्यों कहा, दुनिया में क्या डेमोक्रेसी है, वो चीज़ की चर्चा नहीं है। उसने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट सिक्योर कर ली, क्योंकि मैं एक सैनिक के नाते इस चीज़ का मूल्यांकन इस तरीके से करता हूँ कि वो जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के जो इलाके जहाँ पर विभिन्न देशों से थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के वो अपना एक तरह रिक्वायरमेंट पूरी करने की सोचता था, तो उसने एक फैसला कर लिया कि जैसा भी वेनेजुएला कंट्रोल आ गया तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। भविष्य बताएगा वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ अगर हमको पता हो ईरान के पीछे इतना क्यों पड़ा है, आपने थोड़ी देर पहले एक अपने प्रेल्यूड में बताया था कि पेट्रो डॉलर, बहुत सारी विद्वान इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। देखिए पेट्रो डॉलर एक ऐसा इशू है जिसको लेकर के जब जब अमेरिका को खतरा हुआ 1974 में सऊदी अरेबिया के साथ पहली बार वो इस पेट्रोल डॉलर के लिए वो जो समझौता किया था कि मैं ही तुम्हारा तेल निकालूंगा, मैं ही तुम्हारे तेल का सिक्योरिटी करूंगा, मैं ही तुम्हारे तेल को बेचूंगा, तुमको डॉलर में वो ट्रेड करना पड़ेगा। और तब से लेकर के हुआ। अब इसको जब जब खतरा हुआ, खतरा कब कब हुआ, पहली बार तो सद्दाम हुसैन ने ये कहने की कोशिश की
कि मैं डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करूंगा, नतीजा हम सबको पता है। फिर उसके बाद गद्दाफी आए, गद्दाफी ने कोशिश की, उसका अंजाम ये हुआ। उसके बाद वेनेजुएला ने ये कोशिश की। तो मैं ये दूसरा इसका डॉलर से देख रहा हूं। तीसरी बात, भारत के हितों की अगर हम चर्चा करें सामरिक दृष्टि से, कि हमारे 2 मिनट हम छोड़ दें, थोड़ा बहुत नफा नुकसान चलता रहता है। अगर ईरान के अंदर अमेरिका उसको न्यूट्रलाइज करता है और जो खोमेनी की सरकार को वहां से खदेड़ता है, पजेशियन की सरकार, सर खोमेनी तो बस सुप्रीम लीडर है। सॉरी माफी चाहूंगा मैं। तो अगर ये हो पाता है तो भारत के ये अच्छा संकेत देखता हूं। क्यों देखता हूं? देखिए, ईरान के प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुती। अगर ये तीनों जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, एक धर्म के आधार पर, विचारधारा के आधार पर दुनिया में त्राहिमाम मचा रखा है, तो ये तीनों बंद होंगे तो मैं मानता हूं भारत के लिए एक सुरक्षित जगह है। दूसरी, जो नई सरकार कोई भी आएगी, भारत के साथ अच्छे संबंध होंगे। और तीसरी बात, ईरान से तेल का या जो भी कंट्रोल डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा, अमेरिका के हाथ में जाएगा तो चीन की ताकत कम होती है। चीन की ताकत ऑलरेडी युगोस्लाविया से कमजोर हो चुकी है। और जहां तक रूस का ताल्लुक है, मैं मानता हूं रूस, भारत और इवन यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक साथ, और चीन भी कहीं न कहीं, देखिए देर सवेर अगर अमेरिका तीनों ये सफल कर पाता है तो जो आपने बताया, क्या रूस, चीन और भारत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे? मैं ये कह रहा हूं वो ऑलरेडी हैं, चर्चाएं चल रही है। पर भारत के, मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा, जिस प्रकार से डिप्लोमेसी को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। इतने बड़े दुनिया में तहलका मचा हुआ है, उसके बीच में भारत को एक बैलेंस तरीके से लेके रखा है। रही बात ट्रंप साहब की 500% टैरिफ और 100%, इट डजंट मैटर। विद्वान बता रहे थे हमारे पास, जिस प्रकार से आर्थिक जगत के जो विद्वान है मेरे साथ खड़े हैं, तो वो एक विषय है। पर भारत के लिए चिंता की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम सचेत हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा है, और जो सेफ जोन है उससे बाहर निकलते हुए पूरी दुनिया को अपने लिए ओपन कर रहा है। हम ये मान सकते हैं, क्योंकि भाई अभी अमेरिका के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, वहां से उथल पुथल होती है, यहां पूरा इंपैक्ट आता है। अगर उसके अगेंस्ट हम 25-50 कंट्रीज के साथ वही ट्रेड करेंगे तो एक या 2 कंट्री में कुछ घटना घटने से भारत पर इंपैक्ट नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है जो बीते 8-10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो दौरे किए अलग अलग देशों के, वो अब धीरे धीरे, कहते हैं कि एक छोटा पेड़ लगाया, अब धीरे धीरे फल दे रहा है। वो धीरे धीरे अब फल दे रहा है। सुनील गोयल जी, हम मान लें कि ये टेम्पररी इंपैक्ट है, और जो बजट है, जो 1 फरवरी को बजट आएगा, उससे पहले आपको लग रहा है सब सेटल डाउन हो जाएगा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल होगा। एक तो पहली मैं लोगों की जानकारी बता दूं कि बजट जब भी जो डे होता है, चाहे भले कोई सा दिन हो, इस बार बजट 1 फरवरी का रविवार है, उस दिन आएगा, सुबह 11 बजे आएगा, पार्लियामेंट भी खुलेगी और भारतीय शेयर बाजार भी खुलेंगे। 1999 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा साहब, तब भी बजट 28 फरवरी को आया करता था, उस दिन इतवार था। तो लोगों को अपना संशय क्लियर कर लेना चाहिए। रहा सवाल कि हमारी सरकार के कार्य करने की नीति कैसी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया कि जीएसटी दरों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और वो बदलाव ऐसा मिला कि हम जापान से ऊपर अपनी इकोनॉमी को ले आए। हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। जीएसटी का कितना बढ़िया उन्होंने कहते ना पूरा रीअलाइनमेंट और बैलेंसिंग कर दिया कि पूरी ट्रेड इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक पूरा खुश रहा, खुशहाली का वातावरण रहा, और हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ दरें कम करने के बाद भी और स्लैब हटाने के बाद भी। और ये बिल्कुल तय है कि अब बजट में सरकार ऐसे आमूल चूल परिवर्तन करेगी जो बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देगा देश की इकोनॉमी को आगे लेकर। के नजरिए से बताइए सर, जो इस वक्त का माहौल है, वैश्विक जो माहौल बना हुआ है, उससे भारतीय व्यापारी सरकार पर निर्भर रहते हुए पूरे तरीके से कंफर्ट जोन में है, या वो भी, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है कि भाई ना जाने 500% इंपोज हो गया तो क्या होगा? क्योंकि एक पैनिक बटन तो है ही ना। देखिए, तो पहली बात तो 500% उन्होंने बोल दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं पूरे विश्व में कभी भी, और ऐसा होगा तो उन्हीं की महंगाई बढ़ेगी, और वो इस चीज़ को जानते भी हैं। धमकी का लेवल भी एक सीमा तक बर्दाश्त हो सकता है। भारत सरकार आज कोई कमज़ोर सरकार नहीं है, वो ना किसी सहारे पर टिकी हुई है। दूसरा, भारत के पूरे एक्सपोर्टर्स ने अपने व्यापार का फैलाव इतने देशों में कर दिया, जैसा भी आपने फरमाया कि कोई 1 या 2 देश में तकलीफ भी हो तो व्यापारी को तकलीफ नहीं होगी। वो कहते हैं ना, सारे अंडे एक बकेट में रखो। ठीक है, मेरे पास एक और सवाल मेरा आपसे। हम चाइना के साथ कुछ प्रतिबंधों को हटाना चाह रहे हैं, चाहे वो ठीका व्यवस्था को लेकर जो प्रतिबंध लगाया था, बाकी चीजों को। अब मैं वापस जाता हूं आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने एक इशारा दिया था कि भाई खिलौना व्यापार, अब खिलौना व्यापार भारत में पनप पाए, उससे पहले अगर चाइनीज मार्केट को ओपन कर दिया गया तो बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिसको चाइनीज मार्केट खा चुकी थी, और चाइना पर प्रतिबंध की वजह से
भारत उस स्थिति में इंडिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। चाहे मान लेते हैं रो मटेरियल चाइना से ही आ रहा हो आज की तारीख में और वो यहां असेंबल हो रहा हो, वटएवर जो भी है, लेकिन यह इंडस्ट्री शुरू हुई थी। अब अगर चाइना से हम नजदीकी बनाते हैं तो वर्तमान राहत तो होगी। क्या फ्यूचर के नजरिए से आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैं आपको दो चीज़ बड़ा क्लियर कर दूं कि अगर प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज ही करना होता तो ट्रंप से हमारे जितने भी किसानी प्रोडक्ट थे, खेती किसानी के, कृषि उत्पाद, उसमें समझौता कर ले, ठीक है। तो ये समस्या होती नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत माने कि भारत सरकार, चाइना हो या कोई भी देश हो, ऐसा कोई समझौता नहीं करेगी जो ये भारत के ट्रेड इंडस्ट्री को डेंट पहुंचाता हो। एंटी डंपिंग ड्यूटी भले लगानी पड़ जाए, भारत सरकार उससे भी चूकेगी नहीं, लेकिन ऐसा कोई आइटम इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा जो यहाँ की इंडस्ट्री को डेंट पहुंचाए। गौरी शंकर गुप्ता जी, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी 2014 के आसपास। उन्होंने कहा था कि मैं मीठी गोली दे देकर कैंसर को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं कड़वी घुट्टियां पिलाऊंगा और बीमारी को दूर करूंगा। तो क्या ये व्यापारिक दृष्टिकोण से इस वक्त की वो कड़वी घुट्टियां हैं जो भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर करेगी, और जो हमारी विदेश नीति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई आज बांग्लादेश खिलाफ हो गया, नेपाल खिलाफ हो गया, पाकिस्तान पहले से था, अमेरिका खिलाफ हो गया, क्या ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वो वैश्विक राजनीति है जिसमें हम शतरंज के मोहरे नहीं, शतरंज के किंग और वजीर होंगे? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि अभी जो है, जो हमने एक तो व्यापार को और देशों के साथ खोल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो अपनी रिस्क को चारों तरफ फैला रहे हैं। किसी एक बास्केट में हम सारे अंडे नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ऐसी है कि ट्रंप चाहे कितना भी करे, वहां की जो कंपनीज हैं वो इंडिया की टेक्नोलॉजी को भी चाहती हैं, इंडियन एक्सपर्टीज को भी चाहती हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स को भी चाहती हैं। यहां तक कि कई कंपनीज ने ट्रंप को कह दिया है कि हम यूएस के ऑफिसेज बंद करके कुछ ऑफिसेज इंडिया में शिफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल। पर्टिकुलरली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जो इनोवेशन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे ऑफिसेज इंडिया में आ सकते हैं। और ये जो चैलेंज जो बन रहा है अपने लिए, इससे हमारे कुछ लोग विदेशों से वापस भारत में आ रहे हैं। कुछ हमारे इंडियंस जो हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है वहां पर। उसकी वजह से वो इंडिया वापस आके हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे इनोवेशन की पावर बढ़ेगी और आप देखिएगा कि अगले 3-4 साल में ये जो चैलेंज है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के हमारी इकोनॉमी को समृद्ध करेगा और आगे बढ़ाएगा। ठीक है सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं। प्रोफेसर एनडी माथुर जी, वर्तमान को आपने कहा कि भाई हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके मायने क्या है और किस आधार पर कह रहे हैं? इसका मायना ये है कि जैसे जैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे जैसे हम निर्यात विविधीकरण करते चले जाएंगे, वैसे समस्या का समाधान होता जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि जीडीपी ग्रोथ रेट में कोई ज्यादा कमी आनी है इससे। ये जरूर है कि इंडिया विल फेस हेडविंड, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे और हमारे जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, फोकस होंगे, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, बस फाइनल कमेंट चाहिए। एनडी साहब, क्या आप मानते हैं कि 7.4 के आसपास ही हमारी ग्रोथ रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं, चाहे कितने उतार चढ़ाव दुनिया में आए? मैं समझता हूँ कोई थोड़ा बहुत अगर इसका कुछ पॉइंट्स में कमी आती है तो आ सकती है। 7 के आसपास तो रह ही सकते हैं। सुनील जी, आपको भी लगता है 7 के आसपास हमारी ग्रोथ रह सकती है? सर, मैंने पिछली बार भी जब पहली बार ट्रम्प टैरिफ में इसी चैनल पे आया, जब 6.5% ग्रोथ, तो मैंने बोला 7.25 प्लस हो आएगी। हमने 8.25 तक को टच किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ 7.4 में प्लस माइनस में माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। सर, मुझे तो वो भी याद है, आपने 1.5 साल पहले कहा था कि जितना हो सकता है बास्केट में चांदी को खरीद लीजिए। बिल्कुल, तो चांदी का भाव देख लीजिए आप, 70,000 की चांदी आज 2.5 लाख रुपया। भारत पूरे तरीके से महफूज है और ये जो टेम्पररी थ्रेट है, इसको भारत के जो मजबूत इरादे उसकी वजह से महसूस हो रहे हैं और इसलिए ज्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। आज की तारीख में भारत सरकार और जी सर, बस फाइनल कमेंट। उद्योगपतियों के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और भारत सरकार उद्योगों को समझ रही है, उनको प्रोटेक्शन देगी, पीएलआई की स्कीम लाए। अभी बजट में और ऐसी राहत आएंगी। 12 लाख का जो लास्ट ईयर एग्जम्पशन दिया, वो भी उसी में एक बड़ा कदम था। तो आप देखिए इस बार एसएससी और बढ़ गए 12 लाख की छूट के बाद भी। तो ये दिखता है कि सरकार जब भी टैक्स का रेशो कम करेगी तो बेनिफिशियरी बढ़ते हैं। अल्टीमेटली पैसा इकोनॉमी में आता है। चाहे वो टैरिफ वॉर हो या एक्चुअल वॉर की स्थिति हो,
भारत कहीं कमजोर नहीं है। जी, आपसे मैं सहमत हूं कि भारत आज जिस प्रकार से अपनी सैन्य तैयारी करके बैठा है, और मैं आपसे ही बताऊंगा, जो भी जयपुर के अंदर दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, सेना की एक प्रदर्शनी लग रही है, उसमें आप जाके देखिए कि किस प्रकार से भारतीय सेना में पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार के उपकरण आए हैं। ये बहुत एक शुभ संकेत है और भारत सरकार और सेना पूर्णतः तैयार है, मैं ऐसा मानता हूं। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कौन से वो गठबंधन होंगे, वो उससे भारत को कम फर्क पड़ेगा, ऐसा बस एक लाइन में बताइएगा गौरी शंकर गुप्ता जी, आप देश को आश्वस्त करें, क्योंकि पूर्व राजनयिक है, हमारी वर्तमान विदेश नीति कोई गुफफ नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है भविष्य की। मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारे विदेश नीति के जो कर्णधार हैं वो बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बड़ी सोच समझ के जो भी निर्णय लेते हैं, पूरा सोच समझ के निर्णय लेते हैं। सर, देश का भरोसा है सरकार पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल देवानंद जी, सुनील गोयल जी, एनडी बातुर जी और गौरी शंकर जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए किया, ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ करेगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा इंपैक्ट आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है, और जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत से चैनल ओपन हो चुके हैं। यहां समस्या अमेरिका की है और ट्रंप के ईगो की है, जिसके सामने भारत ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा और समझौता यकीनन नहीं करेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।